नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग आर्क वेल्डिंग के डिफेक्ट एवं उनके कारण एवं उनके उपाय पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो चलिए अब सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आर्क वेल्डिंग में दोष कहते किसे हैं। वर्कशॉप में जब वेल्डिंग द्वारा पार्टों को जोड़ा जाता है तो हमेशा यह यत्न होना चाहिए कि जोड़ अच्छा और मजबूत लगे, लेकिन कई बार जोड़ों में कुछ कमी रह जाती है जिसे वेल्ड दोष या वेल्डिंग डिफेक्ट्स कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे परिभाषा से जान सकते हैं कि वेल्डिंग करते समय हम कई बार जाने अनजाने कुछ गलतियां कर देते हैं या कई ऐसे तत्व होते हैं जिनकी वजह से हम चाह कर भी वेल्डिंग में दोष को रोक नहीं पाते। तो उन जो वो दोष आते हैं उन्हें हम आर्क वेल्डिंग के दोष कहते हैं। वेल्ड अच्छी प्रकार का है या नहीं और दोष रहित है या नहीं, इस बात का पता वेल्ड जॉइंट के निरीक्षण से लगता है। हम जब वेल्डिंग अपनी पूर्ण कर लेते हैं तब वेल्डिंग के पश्चात हम अपने वेल्ड जॉइंट का निरीक्षण करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट है वह अच्छा है या नहीं। किस प्रकार के दोष हमें देखने को मिलते हैं वेल्डिंग में, चलिए देखते हैं दोष के प्रकार। पहले जो होते हैं वो होते हैं बाहरी दोष, जिन्हें हम एक्सटर्नल डिफेक्ट्स भी कहते हैं। इस प्रकार के दोष वेल्डिंग की बाहरी सतह पर होते हैं और देखने से पता चल जाते हैं, जैसे कि क्रैक्स हो गए, ओवरलैपिंग, स्पैटर्स, अंडरकट और पोरोसिटी इत्यादि। यह डिफेक्ट जो होते हैं यह हमें वेल्ड की सतह पर यूं ही बाहर से ही देखने में नजर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक्सटर्नल दोष या एक्सटर्नल डिफेक्ट्स या बाहरी दोष कहा जाता है। जो दूसरे प्रकार के दोष होते हैं जो हमें वेल्डिंग में देखने को मिलते हैं वह है आंतरिक दोष, जिन्हें हम इंटरनल डिफेक्ट्स कहते हैं। इस प्रकार के दोष वेल्ड के अंदर होते हैं और आंखों से दिखाई नहीं देते। यह दोष ऐसे होते हैं जो कि वेल्ड की सतह के अंदर होते हैं, जिस वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि स्लैग इंक्लूजन, ब्लो होल, अपूर्ण पेनिट्रेशन, जिसे हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन भी कहते हैं। वो इंटरनल डिफेक्ट्स जो होते हैं उन दोषों का जो पता चलता है वो हम करते हैं डिस्ट्रक्टिव या नॉन डिस्ट्रक्टिव परीक्षणों के द्वारा पता लगाया जाता है। ये डिस्ट्रक्टिव या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या है? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम अपने जॉब को तोड़ देते हैं, अपनी बीड को तोड़ते हैं और तोड़ करके उसकी बीड का परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि बीड बिल्कुल सही बनी है या नहीं, या उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं। और जो हमारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं इनमें हम अपने जॉब को तोड़ते नहीं हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जॉब इतना भारी भरकम होता है, बड़ा होता है आकार में, कि उसको तोड़ पाना संभव नहीं होता है। ऐसी जगहों पर हम एक्सरेज का या मैग्नेटिक पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे दोषों का पता लगाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि एक अच्छे जॉइंट के क्या गुण हैं या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे जॉइंट में। वेल्ड की सतह एक जैसी साफ और समतल होनी चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है, अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमारे जो वेल्ड की सतह जो है वो एकदम समतल और साफ सुथरी होनी चाहिए, जिसे हम एक अच्छा गुण मानते हैं वेल्डिंग का। दूसरा है वेल्डिंग के लिए चढ़ाए गए माल की मोटाई एक समान होनी चाहिए। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हम बीड बनाते हैं उस बीड की जो मोटाई है वह सब जगह पे एक समान होनी चाहिए। वेल्डिंग में पेनिट्रेशन पूरी गहराई तक होना चाहिए। पेनिट्रेशन हमारे वेल्ड मेटल में जो हमारा मूल धातु होता है जिसकी हम वेल्डिंग करते हैं उसकी एकदम गहराई तक हमारा जो पेनिट्रेशन होना चाहिए, जो धातु का जो हमारा भराव है वो गहराई तक होना चाहिए ताकि वेल्ड बिल्कुल मजबूत बना रहे। यह भी एक अच्छे गुणों में आता है। चौथा है एक अच्छे जॉइंट में अंडरकट, दरारें, क्रैक्स एवं वक्रता, डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। ये हमारा अंडरकट, क्रैक और डिस्टॉर्शन ये हमारे दोष हैं। यदि हम इन दोषों से मुक्त जॉइंट बना ले जाएं तो वो हमारा एक
बहुत ही अच्छा जॉइंट कहा जाएगा। अब हम जानते हैं आर्क वेल्डिंग में सामान्यतः पाए जाने वाले कुछ दोष। जो पहला दोष है हमारा वह है अंडरकट। अंडरकट क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वेल्ड टो के पास मूल धातु, जिसे हम पेरेंट मेटल कहते हैं, में ग्रूव या चैनल बन जाता है और इस दोष को हम अंडरकट कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह देखिए यहाँ पे, इस चित्र में यहाँ पे और यहाँ पे ये जो हमारे चैनल जैसे जो नाली जैसी बनी हुई है, ये हमारा अंडरकट कहलाता है। ये जो हमारी गोल सी जो यह दिख रही है, ये हमारी बीड है। इस बीड का जो यह सिरा होता है वह टो कहलाता है, वेल्ड टो कहलाता है। जो ये बिल्कुल यहाँ पे जो टच कर रहा है, यह सिरा जो है वो हमारा टो कहलाता है। वेल्ड टो से लगा हुआ जो हमारा आसपास का जो मूल धातु है, पेरेंट मेटल है, यदि उसमें किसी प्रकार की कोई नाली कट जाए या चैनल जैसा बन जाए, तो जो दोष उत्पन्न होता है, जो कमी हमें देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं अंडरकट। अंडरकट किन कारणों से आता है और उनके क्या उपाय हैं, चलिए अब हम वो जानते हैं। जो सबसे पहला कारण है हमारा अंडरकट का, वह है वेल्डिंग करंट का अत्यधिक तेज होना। यदि वेल्डिंग करते समय हमारी जो वेल्डिंग करंट है वह अत्यधिक तेज हो, तो यह जो दोष है वो हमें देखने को सामने आता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका उपाय का अगर हम करना चाहें तो उचित करंट सेट करें। मानकों के अनुसार जो करंट सेट की गई है, हम उस करंट को, उतनी करंट को सेट करके अपनी वेल्डिंग करें, तो हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा दोष है वह है वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण गलत। वेल्डिंग करते समय हमारा यदि इलेक्ट्रॉन गलत कोण पे, गलत एंगल पे यदि हम उसको वेल्डिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तब भी यह दोष देखने को आता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम अपने वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड को उचित कोण पर पकड़ना चाहिए। यदि हम इलेक्ट्रोड को उचित कोण पर पकड़ें तो हम यह दोष को दूर कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा कारण है, इलेक्ट्रोड को चलाने का ढंग गलत होना। कई बार जब हम वेल्डिंग करना प्रारंभ करते हैं या नए वेल्डर होते हैं या किसी वजह से यदि हम इलेक्ट्रोड को सही ढंग से ना चला पाएं, इलेक्ट्रोड हमारा स्थिर ना रहे, इधर उधर वो हिलता डुलता रहे या हमारे हाथ कांपे, तो भी यह दोष देखने को मिलता है। इसमें हम क्या करते हैं, इस दोष को कम करने के लिए इलेक्ट्रोड को चलाने का ढंग ठीक होना चाहिए। इलेक्ट्रोड को हम यदि अच्छे से होल्ड करेंगे, अच्छे से पकड़ के, अच्छे ढंग से जो भी हमारे मानक हैं उनके अनुसार जब हम वेल्डिंग करना शुरू करते हैं, तब यह दोष हम हटा सकते हैं। चौथा जो हमारा दोष है, वेल्डिंग करने की गति अत्यधिक होना। यदि हम अपनी वेल्डिंग जो है उसको बहुत तेजी से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी यह दोष सामने देखने में आता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करने की गति को ठीक होनी चाहिए। वेल्डिंग करने की गति जो है हमारी वो ठीक होनी चाहिए, वह ना ही बहुत ज़्यादा तेज होनी चाहिए, वह ना ही बहुत तेज होनी चाहिए। ये हमारे कुछ कारण एवं उपाय हैं अंडरकट दोष जिनकी वजह से होता है, और क्या उसके उपाय हैं वह यहाँ पे हमने अभी चर्चा करी। चलिए कुछ और दोष जानते हैं। जो हमारा अगला दोष है वह है ओवरलैप। चलिए जानते हैं ओवरलैप क्या है। इस प्रकार के दोष में इलेक्ट्रोड की पिघली हुई धातु मूल धातु की सतह पर बिना पिघले फैल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर हमारा जो इतने एरिया में, इतनी जगह में हमारा जो धातु है वह हमारे पेरेंट मेटल को पिघला नहीं पाया है और वह उसकी सतह पर यूं ही फैल गया है। यदि यह सही से पिघला पाता तो यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी जो हमारी वेल्ड है वो इस प्रकार से बनता, तो हमें यह अंतर देखने में ना मिलता। इस दोष को हम ओवरलैप कहते हैं। इस दोष में क्या होता है, इस दोष में हमारा जो इलेक्ट्रोड का जो मेटल होता है वह हमारे पेरेंट मेटल मूल धातु की सतह पर यूं ही बिखर जाता है बिना उसको गलाए हुए। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ओवरलैप के क्या कारण हैं और उनके क्या उपाय हो सकते हैं। ओवरलैप का जो पहला कारण है वह है करंट की मात्रा कम होना। जब करंट की मात्रा कम होती है तब होता क्या है
कि हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो मूल धातु को पिघला नहीं पाता है सही से, जिस कारण इलेक्ट्रोड खुद तो पिघल जाता है लेकिन मूल धातु को नहीं पिघला पाता है। और जब मूल धातु नहीं पिघलती है तब वह मूल धातु के ऊपर यूं ही ऐसे ही पड़ा रह जाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, करंट की मात्रा सही सेट होनी चाहिए। करंट की मात्रा हमें इतनी सेट करनी चाहिए ताकि हमारा इलेक्ट्रोड भी गल जाए और मूल धातु भी गले और वो दोनों आपस में अच्छे से फ्यूज होकर एक बहुत ही अच्छा जोड़ बना सकें। दूसरा जो हमारा कारण है, आर्क चलाने की धीमी गति। यदि हम आर्क बहुत ज़्यादा धीमे धीमे चला रहे हैं तब भी क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो गल के एक ही जगह पे जमा होता रहता है और वो ऊपरी सतह से बह करके फिर अगल बगल मूल धातु की सतह पर जम जाता है। इसके लिए इस दोष को हम दूर करने के लिए आग चलाने की गति ठीक होनी चाहिए। यदि हम ठीक ढंग से अपनी आग चलाएंगे तब हमारी यह दोष, आर्क ओवरलैप का जो दोष है हमारा, वह देखने में नहीं आएगा। तीसरा जो हमारा है, इलेक्ट्रोड का अधिक व्यास अर्थात प्लेट की मोटाई के अनुसार अधिक व्यास होना। यदि हम इलेक्ट्रोड का जो व्यास है, डायमीटर है इलेक्ट्रोड का, यदि हम उसको ज़्यादा लेते हैं, जो भी हम मूल धातु जिस भी प्लेट की वेल्डिंग करने जा रहे हैं, यदि हम उससे ज़्यादा ले लें अपने इलेक्ट्रोड का व्यास, तो भी यह दोष देखने में आता है। इसके लिए हम धातु की मोटाई के अनुसार इलेक्ट्रोड के व्यास का सही चयन करना चाहिए। जो अगला हमारा कारण है वह है लंबी आर्क, इसका प्रमुख कारण। जब हम लंबी आर्क यानी लॉन्ग आर्क का प्रयोग करते हैं तब यह दोष हमें देखने में अत्यधिक आता है। इसके लिए हम इसको सही करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, वह है सही आर्क का चुनाव करना चाहिए। सही आर्क की लंबाई का चुनाव करने से हमारे कई सारे दोषों को हम दूर कर सकते हैं, जिससे हमारी जो वेल्डिंग है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। अगला जो हमारा दोष है वह है अधूरी पेनिट्रेशन, जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन क्या है, चलिए जानते हैं। इस प्रकार के दोष में जोड़ की निचली सतह के साथ वेल्ड मेटल अच्छी तरह नहीं जुड़ता है, आर्क जोड़ में पूरी गहराई तक नहीं पहुंचती। इसको मैं चित्र की सहायता से बताना ज़्यादा उचित समझूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में क्या हुआ है, बहुत यहाँ छोटा सा आप जगह देख सकते हैं जहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड का मेटल है वो मूल धातु तक नहीं पहुँच पाया है। इस चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं एवं इस चित्र में आप इस जगह देख सकते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है कि हमारा जो मूल धातु है 1 और 2, ये हमारे इतनी जगह से तो इलेक्ट्रोड के जो धातु है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो यह जगह है इस जगह पर हमारा इलेक्ट्रोड का पिघला हुआ धातु नहीं पहुंच पाया है अंदर। इसी दोष को हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कहते हैं। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का मतलब कि जितना ज़्यादा गहराई तक इलेक्ट्रोड हमारा पहुंच सके, इलेक्ट्रोड का पिघला धातु पहुंच सके, इसे हम पेनिट्रेशन कहते हैं। यदि हमारा पेनिट्रेशन उचित नहीं रहता है तब हमें यह दोष देखने में आता है। चलिए अब इसके कुछ कारण एवं उनके उपाय जानते हैं। इसका जो पहला कारण जो है वह है करंट की मात्रा कम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यदि हम करंट की मात्रा कम रखते हैं तब हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो खुद तो गल जाता है, लेकिन जो हमारा मूल धातु होता है, पेरेंट मेटल होता है, उसको नहीं गला पाता। इस कारण से भी हमें अधूरी पेनिट्रेशन देखने को मिलती है। इसका उपाय करने के लिए हम सही करंट की मात्रा सेट करें। दूसरा है वेल्डिंग गति अधिक होना। यदि हम वेल्डिंग गति अधिक रखेंगे और पेरेंट मेटल को पिघलने का मौका ही नहीं देंगे तब भी यह दोष हमें देखने में आता है। इसके उपाय के लिए हम अपनी वेल्डिंग गति सही रखें तो हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। अगला जो हमारा कारण है वह है रूट गैप का सही ना होना। रूट गैप यदि हम सही ना रखें, रूट गैप जिन धातुओं की हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं, उन धातुओं के बीच में जो जगह छोड़ी जाती है उसे हम रूट गैप कहते हैं, ताकि उसमें फिलर मेटल भर सके। यदि हम रूट गैप पर्याप्त ना छोड़ें तब भी यह दोष देखने को मिलता है। इस कारण को हम दूर निवारण करने के लिए हम निर्धारित रूट गैप अगर रखें तो यह दोष दूर किया जा सकता है। जो हमारा अगला कारण है वह है इलेक्ट्रोड का कोण सही ना होना। यदि हम अपने इलेक्ट्रोड का कोण ही सही नहीं रखेंगे, जिस जगह हमें जोड़ बनाना है उस जगह ही हमारे इलेक्ट्रोड का जो हमारे
टिप है, जो उसकी सिरा है, नहीं रहेगा तो भी यह दोष देखने को मिलता है। इसका हम निवारण कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड का कोण सही रहेगा। अगला जो हमारा कारण है वह जॉब की तैयारी सही न करना। जॉब की तैयारी सही न करना का मतलब है हम वेल्डिंग के पहले अपने धातुओं के किनारों को अच्छे से घिसते हैं, उसको साफ करते हैं एवं उन्हें हम वी या यू ग्रूव में काटते हैं। जब हम अपने उन धातुओं के किनारों की सही से तैयारी ना करें तब यह दोष देखने में हमें आता है। इस समस्या का हम समाधान करने के लिए यदि हम जॉब के किनारों को सही कोण पर तिरछा करें या उनको वी या यू ग्रूव सही एंगल पर बनाएं, सही कोण पर बनाएं, तब हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। जो हमारा अगला दोष है वेल्डिंग का वह है क्रैक्स। यह बहुत ज़्यादा दिखने वाला प्रमुख दोष है। इसके बारे में जानते हैं। यह एक प्रमुख दोष है। इसके कारण यह जोड़ भार सहने की योग्य नहीं रहता तथा शीघ्र ही जोड़ टूट जाता है। क्रैक मूल धातु व बेस मेटल में पड़ता है। क्रैक हमारा सभी लोग जानते हैं, जैसे नाम से ही साबित वो हो रहा है कि जो हमारी दरारें होती हैं, जो छोटी छोटी दरारें होती हैं, जो क्रैक्स होते हैं, वह यदि हमारे किसी जॉइंट में या पेरेंट मेटल में पहले से ही रहे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जॉइंट में है, ये हमारे पेरेंट मेटल में यहाँ पे मौजूद है, तब वह हमारे जोड़ व धातु की भार उठाने की क्षमता को कम कर देते हैं और धीरे धीरे यदि वह लगातार इसी प्रकार इस्तेमाल होता रहा तो जो हमारा जोड़ है, जो हमारा धातु है, वह टूट सकता है। इस क्रैक हमारा वेल्डिंग में क्यों पड़ते हैं और उनके कारण क्या है, चलिए अब वह जानते हैं। जो हमारा पहला कारण है वह है वेल्ड मेटल को जल्दी ठंडा करने पर। यदि हम वेल्डिंग करें और अपने वेल्ड मेटल को बहुत ही जल्दी ठंडा करने की कोशिश करें तब हमें क्रैक देखने को मिलता है। दूसरा जो कारण हमें वह हमारा है धातु का हार्ड होना। यदि हमारा धातु पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसकी हम वेल्डिंग करें तब भी उसमें क्रैक पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तीसरा जो हमारा कारण है हाई कार्बन स्टील की प्री हीटिंग व पोस्ट हीटिंग ना करना। प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग हम अपने जिन धातुओं हाई कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने से पहले करते हैं ताकि उनके अंदर का जो खिंचाव है, धातुओं के अंदर का जो खिंचाव है वह खत्म हो जाए, जिससे हमारे धातु में सिकुड़न ना उत्पन्न हो और सिकुड़न हमारे जो जोड़ है या धातु में है उसमें क्रैक बना सकती है। इसलिए हम उसकी प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग कर सकते हैं ताकि यह दोष देखने को ना मिले। और चौथा है धातु में अंदरूनी खिंचाव उत्पन्न होना। यदि धातु में किसी प्रकार का अंदरूनी खिंचाव उत्पन्न हो रहा है तब भी हमें यह दोष देखने को मिलता है। इस दोष के कारणों को दूर करने के लिए हम वेल्ड मेटल वेल्डिंग के बाद पार्ट को धीरे धीरे ठंडा होने देना चाहिए। हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करने के बाद पार्ट को वातावरण में ही छोड़ के, अपने ऐसे ही खुले एरिया में छोड़ के उसको धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं ताकि वो अपनी गति से ही ठंडा हो, उसको बाहरी रूप से किसी प्रकार से ठंडा करने की कोशिश ना करें। दूसरा है कम से कम पास में वेल्डिंग करनी चाहिए। यदि हमारा धातु बहुत ज़्यादा हार्ड है तब हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेल्डिंग जो हमारी है वह कम से कम पास में हो जाए, हो सके तो एक रन में ही हम वेल्डिंग अपनी कंप्लीट कर लें। यदि हम हाई कार्बन स्टील की प्री हीटिंग या पोस्ट हीटिंग करते हैं तो भी हमें यह दोष देखने को नहीं मिलता है। और सही वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करें ताकि हमें जो खिंचाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको हम न्यूनतम दर पे ला सकें और अपने जो भी वेल्डिंग है, धातु है, उसमें क्रैक पड़ने से बचा सकें। जो हमारा अगला जो दोष है वह है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन क्या है, चलिए जानते हैं। वेल्ड मेटल में स्लैग अथवा बाहरी अधातु कण रह जाने को स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। यदि हमारा जो वेल्डिंग हमने करी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, वेल्ड एरिया जो है उसके अंदर किसी प्रकार के कण रह गए हैं जो कि अधातु हैं, धातु के नहीं हैं, ऐसे दोष को हम स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। यह हमारा एक इंटरनल डिफेक्ट है, यह हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। यह मूल धातु को वेल्ड मेटल के साथ जुड़ने नहीं देता है। इस कारण जोड़ की शक्ति कम हो जाती है। अगर हमारा वेल्ड मोल्टेन पूल में जो हमारा गला हुआ जो मोल्टेन इलेक्ट्रोड होता है
जब वह पिघलता है तो वो छोटा सा पिंड बनाता है, तालाब बनाता है। यदि उसमें किसी कारण कुछ बाहरी दोष आके गिर जाए तो वह उसी में जम जाता है और वह उसी के अंदर रह जाता है। यह हमारा वेल्ड की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, जो पूरी ताकत है, उस पर अंतर डालता है। चलिए इसके कारण एवं उनके उपाय जानते हैं। हमारा जो पहला कारण है वह है करंट का अत्यधिक होना। जब हमारी करंट बहुत ज़्यादा होती है तब हमें स्लैग इंक्लूजन देखने को मिलता है, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसी का स्लैग उसी में जमा रह जाता है। इसके उपाय के लिए हम क्या करते हैं, करंट की उचित मात्रा का उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो कारण है इलेक्ट्रोड का सही साइज ना होना। यदि हम सही साइज के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल ना करें तो भी हमें स्लैग इंक्लूजन देखने को मिलता है। इस समस्या का निवारण करने के लिए हम उचित साइज का इलेक्ट्रोड प्रयोग करना चाहिए। लंबी आर्क का होना। यदि हम लॉन्ग आर्क लेंथ का प्रयोग करते हैं तब हमारे स्पैटर वगैरह जो हमारे बाहरी दोष होते हैं, बाहरी उड़ते हुए कण जो होते हैं वह इसमें पड़ सकते हैं, जिससे यह दोष उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए हम उचित साइज की आर्क का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम उचित आर्क की लंबाई का प्रयोग करेंगे तो हमें यह दोष देखने में नहीं आएगा। जोड़ के किनारों का सही तैयारी ना करना। यदि हम किसी प्रकार जोड़ के किनारों की तैयारी सही से नहीं कर रहे हैं तब भी हमें स्लैग इंक्लूजन देखने में आता है। जोड़ों के किनारों की अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। यदि हम जोड़ों की किनारों की सफाई अच्छे से कर लें, उनको अच्छे से बना लें, तब हम अपने इस दोष को दूर कर सकते हैं। और जो हमारा अगला कारण हुआ है प्रत्येक रन की वेल्डिंग के बाद साफ ना करना। यदि हम वेल्डिंग करने के बाद रन के बाद उसके ऊपर का स्लैग ना हटाएं और उसके ऊपर दूसरी वेल्डिंग दूसरा रन चला दें तब यह दोष देखने को आता है। यह सरासर लापरवाही है। हमें हर वेल्डिंग रन के बाद उसे साफ कर लेना चाहिए। यदि हम इन उपायों को ध्यान में रखेंगे या इन कारणों को ध्यान में रखेंगे या इनमें से अगर कोई उत्पन्न होता है तो हम इन उपायों की सहायता से अपने इस दोष को हम क्लियर कर सकते हैं। जो हमारा अगला कारण है वह है स्पैटर। स्पैटर क्या है जानते हैं। फिलेट मेटल के कण वेल्डिंग करते समय बेस मेटल की सतह पर बिखर कर जम जाते हैं, जिसे स्पैटर कहते हैं। जो हमारे फिलर मेटल जो इलेक्ट्रोड होता है उससे कुछ कण उछलते हैं जो कि हमारी धातु पे अगल वेल्ड बीट के अगल बगल चिपक जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इन छोटे छोटे गले हुए धातुओं के बिंदुओं को हम स्पैटर्स कहते हैं। इनका क्या कारण है और इनको हम कैसे कम कर सकते हैं, चलिए इस बारे में भी हम देखते हैं। पहला जो हमारा कारण है इसका वह है डीसी वेल्डिंग में गलत पोलैरिटी। यदि हम वेल्डिंग करते समय डीसी वेल्डिंग सेट का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें उसमें पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पोलैरिटी गलत होने पे स्पैटर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अत्यधिक हो जाती है। इसलिए हम डीसी वेल्डिंग में सही पोलैरिटी का चुनाव करना चाहिए। सही पोलैरिटी यदि हम रखेंगे तो अपने इन दोषों को हम कम कर सकते हैं। करंट का अत्यधिक होना। जब हमारी करंट बहुत अधिक होती है तब भी यह दोष देखने को मिलता है। यदि हम इसके उपाय में यदि हम अपनी करंट की मात्रा सही रखें तब हम अपने इस दोष को कम कर सकते हैं या बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। लंबी आर्क का प्रयोग करना। लॉन्ग आर्क लेंथ में जो हमारा धातु होता है उससे हमारा इलेक्ट्रोड दूरी ज़्यादा हो जाती है। जब दूरी ज़्यादा होगी तो जो हमारा इलेक्ट्रोड गल कर गिरेगा वो छींटे छींटे अगल बगल ज़्यादा फैलाएगा। इस कारण यह दोष हमें देखने को मिलता है। यदि हम उचित आर्क लंबाई का प्रयोग करें तो हम अपने इस दोष को खत्म कर सकते हैं। अगला कारण है आर्क ब्लो के कारण। आर्क ब्लो भी एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमें स्पैटर्स देखने को मिलते हैं। आर्क ब्लो के दोष को दूर यदि हम कर लें तो हम इस स्पैटर की समस्या को कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग का सही ना होना। यदि हमारे इलेक्ट्रोड पर लगे हुए फ्लक्स की कोटिंग नम है या वह कहीं से सही नहीं है, किसी प्रकार से टूट गई है, निकल गई है, तब भी हमें यह दोष देखने को मिलता है। इसीलिए हमें अच्छी फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने इलेक्ट्रोड की फ्लक्स की कोटिंग को जांच कर परख कर तब उसका उपयोग करना चाहिए ताकि हम स्पैटर्स की समस्या को कम कर सकें।
अगला जो हमारा कारण है पिघलने का अभाव, जिसे हम लैक ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जैसा कि हम पहले जानते हैं ये क्या है, बेस मेटल व फिलर मेटल जब आपस में पूरी तरह पिघल कर नहीं मिलते हैं तो इससे पिघलने का अभाव कहते हैं। यदि हमारा बेस मेटल जो हमारे पेरेंट धातु का मेटल है और फिलर मेटल जो हमारा इलेक्ट्रोड का मेटल होता है, यदि यह दोनों आपस में सही से पिघल कर ना मिले, जैसे कि आप इस जगह देख सकते हैं, इस जगह देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये दोनों यदि पिघल कर सही से ना मिल पाए किसी कारण, तब इसे लैक ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। यह लैक ऑफ फ्यूजन के क्या कारण हैं और उनका कैसे निवारण हो सकता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा कारण है करंट की मात्रा कम होना। करंट जो है हमारी वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाती है। यदि हम करंट की मात्रा कम या अधिक करें तो हमारे दोष देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें उपाय में हमेशा उचित करंट की मात्रा रखनी चाहिए। अगला जो हमारा कारण है वेल्डिंग सतह को ठीक से साफ ना करना। यदि हम अपनी वेल्डिंग सतह को ठीक से साफ नहीं करें, तब जो उस पर लगे हुए जो जंग वगैरह होती है वह हमारे धातु को सही से ना गलने नहीं देती है कई बार, और हमें जो बीच में गैप देखने को मिलता है। इसीलिए हमें अपने वेल्डिंग सतह को ठीक से साफ करना चाहिए। जो हमारा अगला कारण है जोड़ के किनारों का सही ना बनाना। यदि हम अपने जोड़ के किनारों की सही से तैयारी नहीं करते हैं तब भी हमें यह दोष देखने को मिलता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जोड़ के किनारों की अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए, तैयार करना चाहिए। यदि हम अपने जोड़ के किनारों को अच्छे से साफ सफाई करके तब वेल्डिंग शुरू करें तो इस दोष को हम खत्म कर सकते हैं जड़ से। जो हमारा अगला कारण है सही वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग ना करना। जब हम इलेक्ट्रोड के एंगल को गलत रखें या जल्दबाजी में वेल्डिंग करें तब भी हमें यह दोष देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें सही वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपने इन दोषों को खत्म करके या कम करके एक बहुत ही अच्छी वेल्डिंग व बीड को पा सकें। चलिए अगला दोष देखते हैं। जो हमारा अगला दोष है वह है पोरोसिटी। अब पोरोसिटी क्या है पहले वह जानते हैं। इसे ब्लो होल या गैस पॉकेट भी कहते हैं। इसमें वेल्ड मेटल जब ठंडा होकर ठोस रूप में आता है तो इसके अंदर जो गैस रह जाती है उसके कारण छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिसे पोरोसिटी या ब्लो होल कहते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जब हम वेल्डिंग करना शुरू करते हैं या वेल्डिंग करते हैं तो उस समय जो हमारा जो फिलर मेटल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वह जब ठोस होता है, जब वह ठोस होता है तो कई बार उसके अंदर गैस फंसी रह जाती है, लेकिन जब वह ठोस होकर के सख्त हो जाता है तब वह गैस जब बाद में निकलती है तो वह हमारे बीड पर निशान छोड़ देती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हमारी जो बीड है वह इस तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें किसी वजह से हमारे जो गैस पॉकेट्स बन गए हैं, जो गैस भर गई है, इस वजह से यह हमें दोष देखने को मिलता है। दूसरी बीड बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है इसमें कितने सारे छेद बने हुए हैं। इस प्रकार के दोष को हम ब्लो होल या पोरोसिटी बोलते हैं। इसके कारण क्या है चलिए अब वह जानते हैं। सबसे जो पहला कारण है वह है इलेक्ट्रोड को नमी से प्रभावित होना। यदि हमारा इलेक्ट्रोड नम है तब यह हमें दोष देखने में मिलता है। इसके लिए हम इलेक्ट्रोड को नमी से प्रभावित होने नहीं देना चाहिए। इसके लिए हमारे पास वर्कशॉप में ओवन वगैरह होते हैं, हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रोडों को ड्राई रखते हैं, सूखा रखते हैं। अगला जो हमारा कारण है आर्क की लंबाई अधिक होना। जब हमारी आर्क की लंबाई अधिक होती है तब भी हमें पोरोसिटी देखने में आती है। इसके लिए हम उचित आर्क की लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम अपनी उचित आर्क की लंबाई का प्रयोग करेंगे तब हमें यह दोष देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारा अगला है वह है वेल्डिंग तकनीक का सही ना होना। यदि हम सही वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग ना करें तब भी हमें यह दोष देखने को मिलता है। और जो हमारा अगला कारण है वह है बेस मेटल में सल्फर जैसी अशुद्धियों का होना, जो कि जब गर्म होती हैं तो गैस उत्पन्न करती हैं और वो गैस उसमें फंस के रह जाती है। इसके लिए हमें उचित वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अपने इन दोषों को न्यूनतम कर सकें या कम कर या बिल्कुल ही खत्म कर सकें। जो हमारा अगला दोष है वह है बीड का सही ना होना। कई बार होता क्या है, वेल्डर
जो होता है वह बहुत जल्दबाजी में होता है। वह क्या करता है, चलिए पहले जानते हैं अनइवन बीट या बीट सही ना होना क्या होता है। यदि बीट की सतह की चौड़ाई मोटाई एक समान ना हो तो तथा समतल ना हो तो उसे असमान बीट कहते हैं। इस दोष के कारण जोड़ ठीक नहीं लगता है तथा उसमें अनेक दोष होने की संभावना रहती है। इसमें होता क्या है, यदि हम जल्दबाजी में या बहुत ही लापरवाही से वेल्डिंग करें तो कई बार होता है कि हमारी जो बीड है वह सही नहीं बनती। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी जो बीड है वो इस प्रकार की होनी चाहिए थी, लेकिन यदि हम जल्दबाजी में वेल्डिंग करते हैं तो हमारी बीड देखिए किस तरीके की पतली सी अनइवन बनी हुई। और वहीं यदि हम बहुत धीरे धीरे वेल्डिंग करते हैं तब बीड हमारी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। जो हमारा मेटल डिपॉजिट रेट होता है, जो हमारा धातु के जमा होने की दर होती है वह बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हमें यह दोष देखने को मिलता है। चलिए अब जानते हैं यह दोष के कारण क्या हो सकते हैं और उनके उपाय क्या हो सकते हैं। जो हमारा पहला कारण है वह है वेल्डिंग का सही अभ्यास ना हो। यदि वेल्डर को वेल्डिंग का सही अभ्यास नहीं है या नया वेल्डिंग करने वाला कोई बंदा, तब उससे यह गलती हो सकती है। उसे वेल्डिंग करने का अभ्यास अच्छी तरह कर लेना चाहिए ताकि उसे यह दिक्कत दोबारा ना हो। यदि हम आर्क की लंबाई ठीक ना रखें, आर्क की लंबाई ठीक ना होना भी एक कारण है। हमें आर्क की लंबाई उचित रखनी चाहिए ताकि हमें अनइवन बीट का दोष देखने को ना मिले। तीसरा है करंट की मात्रा अधिक होना। जब हमारी करंट की मात्रा अधिक हो जाती है तब भी हमें यह दोष देखने को मिलता है। इसलिए हमें करंट की मात्रा ठीक रखनी चाहिए जिससे हम अपने इस दोष को दूर कर सकते हैं। जो हमारा अगला दोष है वह है विरूपण, जिसे हम डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। डिस्टॉर्शन क्या होता है, यह दोष वेल्ड की धातु सिकुड़ने के कारण व धातु के कठोरीकरण के कारण पैदा होता है। इससे जॉब टेढ़ी हो जाती है। होता क्या है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तब हमारे वेल्ड मेटल में जिसमें हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं उसमें वेल्डिंग बीड के, ये हमारी वेल्डिंग बीड है, इस बीड से जो गर्मी है वह दोनों तरफ बराबर मात्रा में निकलती है, बढ़ती है धातु में। और वहीं पे जब वेल्ड धातु के ठंडे होने की दर जो है वह सही ना हो तब उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। वह खिंचाव जो होता है हमारे मूल धातु को अपने ओरिजिनल पोजीशन से चेंज करके उसे टेढ़ा कर देता है। जब हम दो देख सकते हैं इस फिगर में भी, इस चित्र में भी हमारा जो धातु है वह अंदर की तरफ खिंचा है। इस वजह से इसमें एंगुलर डिस्टॉर्शन, कोणीय वक्रता देखने में आई है। इसके क्या कारण हैं उसके बारे में हम जानते हैं। पहला जो कारण है वह है जोड़ के हिस्सों का एक बराबर गर्म ना करना। यदि हमारा जोड़ के हिस्से जो हैं वह एक बराबर गर्म नहीं हो रहे हैं तब यह दोष हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जॉब की प्री हीटिंग व पोस्ट हीटिंग करनी चाहिए। यदि हमारा जॉब एक बराबर ठंडा नहीं हो रहा है तो उससे हमें बाद में पोस्ट हीटिंग करनी चाहिए। या हमें पता है कि हमारा जॉब जो है उसमें डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकता है, तब हम उसमें प्री हीटिंग करके अपने मूल धातु के अंदर उत्पन्न हुए पहले ही खिंचाव जो हैं उनको खत्म कर सकते हैं। अगला कारण है जोड़ के भागों का मोटाई एक समान ना होना। यदि हम दो अलग अलग मोटाई के धातुओं की वेल्डिंग करते हैं तब हमें यह दोष देखने को मिलता है। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं वह भी हम आपको बताते हैं। पहले तीसरा कारण देख लेते हैं, पार्टों की क्लैंपिंग सही ना। यदि हम पार्टों की क्लैंपिंग सही ना करें तो भी यह दोष देखने में आता है। जब हमारे धातु अलग अलग मोटाई के हैं तब हमें उनकी अच्छे से क्लैंपिंग कर लेनी चाहिए ताकि वह अगर उनकी दर ठंडे होने की अलग अलग भी हो तो उनमें वक्रता या विरूपण देखने को ना मिले। उपाय में हम जॉब के पार्टों की किनारों की उचित तैयारी भी कर सकते हैं। यदि हम जॉब के पार्टों की किनारों की उचित तैयारी करें तो हम वक्रता को कम कर सकते हैं। और क्लैंपिंग करने के लिए जिग व फिक्सचर का प्रयोग करें। ये हमारे क्लैंपिंग टूल होते हैं जिनसे हम अपने धातु को अच्छे से क्लैंप करके रख सकते हैं और जब तक वह ठंडा ना हो जाए वह क्लैंप उसे उसी रूप में बनाए रखते हैं और विरूपण या डिस्टॉर्शन होने से बचाते हैं।
यह हमारे कुछ दोस्त थे जो मैंने आज आपको बताए हैं। जो दोस्त हैं क्या क्या मैंने बताए हैं, एक बार उनके बारे में फिर से जान लेते हैं। पहला दोस्त था हमारा अंडरकट, दूसरा था ओवरलैप, तीसरा था अधूरी पेनिट्रेशन, चौथा था क्रैक, पांचवा था स्लैग इंक्लूजन, छठा था स्पैटर्स, सातवां जो हमारा दोस्त था वह था पिघलने का अभाव जिसे हम लैक ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, आठवां जो हमारा दोस्त था पोरोसिटी थी, उसके बाद जो हमने पढ़ा हुआ था अनइवन बीड और वक्रता। इतने दोष आज मैंने आपको बताए हैं। ये जो मैंने दोष आपको बताए हैं यह हमारी एडवांस बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की किताब जो कि प्रीतम ठाकुर द्वारा लिखी गई है उनके द्वारा वहां से मैंने इनको लिया है और आपको जानकारी प्रदान करी है। आप यदि चाहें तो इस किताब के माध्यम से अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने आपको आर्क वेल्डिंग में उत्पन्न होने वाले दोष, उनके कारण एवं उनके उपायों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।